Bismillahirrahmanirrahim. It's me Israr and I am going to start the second year chemistry. The unit number 13 S and P block elements. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है तो हमने ख़त्म कर लिया था। अभी हम इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन ये स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ये यूनिट नंबर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिस तरह से अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल को हमने 4 पार्ट्स में जो तो इसको डिवाइड किए होते हैं। जो आपके पास ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो आपके पास एक्सट्रीम राइट साइड पे होते हैं सो दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सो दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो सबसे नीचे आपके पास ये प्लेस है सो दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हम इसमें सिर्फ ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। फिर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस यहाँ पे आपके पास जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स या भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और इसको मेमोराइज करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक ये भी हमारे पास बन सकता है। जैसा आपके पास ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आर्गॉन, इसको मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए अगर हम एक फार्मूला बना लेते हैं, जैसे आपके पास क्या जाएगा, नाइला मुझे आपसे पैसे का अरमान है। नायला मुझे आपसे पैसे का अरमान है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ये नायला एन ए इट स्टैंड फॉर सोडियम, फिर जो एम है आपके पास इट स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, फिर आप में जो आपके पास ए है तो दिस इज एल्यूमिनियम, और से में आपके पास जो एस है तो दिस इज सिलिकॉन, और पैसे में पे जो है आपके पास ये फास्फोरस, और एस से जो आपके पास ये सल्फर बन जाएगा, और का ये आपके पास कैल्शियम आ जाएगा, और अरमान में ए आर ये जो आपके पास आर्गॉन बन जाएगा। और ये सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ये है इसमें डाल दिया है, बाकी इसका कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको याद करने का यही तरीका है कि नाइला मुझे आपसे पैसे का अरमान है। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एंड आर्गॉन। तो यहाँ पे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अभी इस थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में अभी हम इसके जो ट्रेंड्स पढ़ते हैं, तो ट्रेंड्स में सबसे पहले आपके पास इसका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर हम इसमें देख लें, जैसे आपके पास ये सोडियम है तो सोडियम के एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है 11। तो अगर हम इसकी कन्फिगरेशन करते हैं तो यहाँ पे पास ये 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसकी कन्फिगरेशन को अगर हम चेक करते हैं तो ये s पे आपके पास जो तो ये खत्म हो रही है। इसमें जो ग्रुप नंबर है आपके पास जो वर्टिकल जो कॉलम्स हैं, तो ग्रुप नंबर हमें क्या इंडिकेशन देते हैं, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी इंडिकेशन हमें मिलती है। और जो आपके पास पीरियड होते हैं तो पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस शेल, कि आपके पास जो तो इसमें आखिरी शेल जो तो ये कौन सा है। अभी हम इसमें कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं, थर्ड पीरियड पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि इसका थर्ड शेल पे आपके पास ये सारे एलिमेंट्स ये खत्म होंगे। तो जिस तरह अगर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इससे पहले जो हमने ये 3 प्लेस किए हुए हैं, सो दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ शेल, कि इसमें ये थर्ड शेल है आपके पास और एस ऑर्बिटल है, और इसमें जो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स करता है कि हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप का एक मेंबर है। जो सोडियम है आपके पास तो ये फर्स्ट ग्रुप का एक मेंबर है, तो इस वजह से इसकी जो आपके पास आउटरमोस्ट शेल है तो आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसको इस ब्लॉक में प्लेस किया हुआ है। अभी इसको टाइम बचाने के लिए अगर हम ये देख लें तो डायरेक्ट हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास नियॉन, तो नियॉन को आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है 10, तो 10 तक इलेक्ट्रॉन जो तो यहाँ पे नियॉन में कवर हो जाते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास लेफ्ट हो जाएगा। सो दिस विल प्लेस इन थर्ड शेल, जो आपके पास ये 3s1 इसमें आपके पास आ जाता है। तो सिंपल हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नियॉन 3s1। अभी सेकंड कर देंगे हम लोग मैग्नीशियम, यहाँ पे हम लिख लेंगे नियॉन
क्योंकि नियॉन का आपके पास एटॉमिक नंबर 10 है, मींस इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 12 एटॉमिक नंबर है इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेफ्ट हो चुके हैं, तो these 2 electrons will go towards 3s2। तो ये आपके पास s ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं यहाँ पे। अभी एल्युमिनियम का अगर हम देख लें तो यहाँ पे ये नियॉन इसका 10 और साथ में आपके पास जो ये 3s2 और साथ में 3p1, तो मतलब ये 13 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए। 10 आपके पास नियॉन के, 2 s ऑर्बिटल में और एक जो है p ऑर्बिटल में, तो टोटल आपके पास इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फिलअप हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर हम सिलिकॉन को देख लेते हैं तो सिलिकॉन में भी आपके पास ये नियॉन के 10, फिर आपके पास ये 3s2 और 3p2 आपके पास आ जाएगा। फिर फास्फोरस में नियॉन 10, फिर 3s2, एक एक इलेक्ट्रॉन जो तो आप लोग p में ज्यादा करते जाए, ठीक है। तो ये 3p3 आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास ये नियॉन इसका एटॉमिक नंबर 10, 3s2 और साथ में आपके पास ये 3p4। फिर कैल्शियम का नियॉन 10, 3s2 and 3p5। फिर आपके पास ये नियॉन ये 10, फिर आपके पास 3s2 और 3p6। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ये 3 इसमें ये प्लेस हुआ है, मींस इसी वजह से हमने इसमें ये थर्ड पीरियड एलिमेंट का नाम इसलिए दिया हुआ है कि थर्ड शेल में आपके पास ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स आपके पास थर्ड शेल में ही फिलअप होते हैं, इस वजह से इसे थर्ड पीरियड में हमने प्लेस किया हुआ है। अच्छा, फिर इसमें कुछ दूसरा ट्रेंड आपके पास आ जाता है, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आपके पास जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस होता है, सो दिस इज एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे अगर हम देख लें across the period when we move from left to right then the atomic size is decreases। यहाँ पे एटॉमिक साइज आपके पास डिक्रीज हो रहा है। जिस तरह अगर हम लोग सोडियम को देख लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक साइज आपके पास ये लार्ज है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम का कंसेक्यूटिवली जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक साइज आप लोग ये देख लें तो इसमें आपके पास जो एटॉमिक साइज कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन जो है आपके पास तो इसका एटॉमिक साइज जो तो ये ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है ये भी बताते हैं। अच्छा, पहले जो आपके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं जो आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, तो इनका मेटालिक रेडियाई होगा क्योंकि ये तीनों आपके पास ये मेटल्स हैं। फिर नेक्स्ट जो आपके पास ये सिलिकॉन से लेकर कैल्शियम तक जो तो आपके पास इसका कोवेलेंट रेडियाई होगा, और जो आपके पास ये आर्गन है तो इसका आपके पास ये वन टू वन रेडियाई होगा। इसमें ये एटॉमिक साइज हमारे पास क्यों बढ़ते हैं या क्यों घटते हैं, क्यों कम होते हैं, तो इनके मेन कुछ रीजंस हैं। एक रीजन जो तो आपके पास इसमें यह आ जाता है, जैसे आपके पास जब आपके पास इसमें न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल यह आपके पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब अट्रैक्शन ये इंक्रीज होगी तो उसमें आपके पास जो तो ये एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड जो तो इसमें आपके पास ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या आप इसे शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी आपके पास एटॉमिक रेडियस या आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जिस तरह अगर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ देखते हैं ग्रुप में, तो यहाँ पे आपके पास जो एटॉमिक साइज क्या होते हैं वो इंक्रीज होता है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आपके पास कम होता है और कंसेक्यूटिवली उसमें एक एक शेल भी जो तो आपके पास ये इंक्रीज हो रहा होता है। सेकंड जो तो आपके पास ये है कि वहाँ पे आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस, सो दैट इज व्हाई इट्स एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन जब हम अक्रॉस द पीरियड देखते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट then the atomic size is decreases because of these two reasons। the one is nuclear charge, क्योंकि यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल जब ये आपके पास इंक्रीज होगी तो उसमें भी आपके पास जो एटॉमिक साइज जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट रहती है, तो इस वजह से भी आपके पास जो है इसका एटॉमिक साइज ये आपके पास डिक्रीज होगा।
नेक्स्ट अगर आपके पास ये ऑर्गन जो है तो इसका आपके पास वंडर वाल रेडी यही होता है, क्योंकि आपके पास नोबल गैसेस इसे कहा जाता है या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स ये भी इसे कहा जाता है। जो आपके पास इनर्ट गैसेस होते हैं जो किसी के साथ बॉन्डिंग वगैरह नहीं करते, ये खुद जो है तो आपके पास स्टेबल होते हैं, तो इसलिए इनको बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं होती, तो इसलिए आपके पास जो है इसका एटॉमिक साइज जो है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पर हम इसमें अगर देख लें थर्ड जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपके पास टेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं, द एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। ऐसी एनर्जी जो आपको आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, सो दिस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम देख लें तो जब हम ग्रुप और पीरियड में अगर इसके ट्रेंड्स पढ़ते हैं, तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे होते हैं ग्रुप्स में, तो देन द आयनाइजेशन एनर्जी बिकम डिक्रीजेस। उसमें जो तो हमें कम एनर्जी चाहिए होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक साइज आपके पास जो तो ज़्यादा होता है, उसमें अट्रैक्शन कम होती है, तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से, एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से, और साथ में जो तो जो आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है, तो वो आपके पास जो तो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एटॉमिक साइज आपके पास कम हो जाता है, तो जब एटॉमिक साइज कम होगा तो अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगी, तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो देन वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ पे एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसमें आपके पास ये ट्रेंड्स अगर देखे जाए, इस ये आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें सोडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये आपके पास कम है, फिर मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि हम ट्रेंड में यही पढ़ते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लोग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जब आप लोग चलते हैं अक्रॉस द पीरियड, देन आयनाइजेशन एनर्जी बिकम्स इंक्रीजेस। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास इंक्रीज होती है, रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आपके पास ज़्यादा हो जाता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कुछ आपके पास एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो वो भी साथ में देखते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे सोडियम को देख लें तो इसकी एनर्जी आपके पास कम है, मैग्नीशियम को देख लें तो इसकी एनर्जी आपके पास ज़्यादा हो रही है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड बिल्कुल टी चल रहा है। फिर एल्यूमिनियम को अगर हम देख लें तो इसका एटॉमिक जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये आपके पास कम हो रहा है, होना ये चाहिए था कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा हो जाती, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास कम हो रही है, तो इन दोनों में आपके पास जो तो ये एक फ्लक्चुएशन जो तैयार है, तो इसके रीज़न हम देखेंगे, लेकिन साथ में हम और भी एनालाइज कर लेते हैं कि और ट्रेंड हमारे पास ठीक है या नहीं। फिर सिलिकॉन में देखें आप लोग ये ज़्यादा हो रहा है, फास्फोरस में भी आपके पास ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सल्फर में फिर आपके पास ये कम हो रहा है, तो फास्फोरस और सल्फर में भी आपके पास जो तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो थी इरेगुलरिटीज ये आ रही है। फिर जब आप लोग ये क्लोरीन का देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा है, ऑर्गन को और भी ज़्यादा है। अभी इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस जो हैं तो यह भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में होने ये चाहिए था कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी वो इस मैग्नीशियम से ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। क्या रीज़न है इसके, अगर हम कन्फिगरेशन को देख लें तो नियॉन में आपके पास ये देखिए 3s2, ये आपके पास s ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड है। फिर एल्यूमिनियम में अगर हम देख लें तो इसमें आपके पास 3s2 और साथ में 3p1 है, मतलब ये हुआ कि इसमें p ऑर्बिटल ये आपके पास पार्शियली फिल्ड है। तो अगर आपको याद हो तो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अफबाउस प्रिंसिपल, इन्होंने क्या कहा था कि जो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये आपके पास क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो s ऑर्बिटल आपके पास ये कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर आप एल्यूमिनियम को देखते हैं तो इसमें p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल दिस इज स्टेबल एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू दिस वन, सो दैट इज व्हाई इट्स एनर्जी इज मोर एज कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम। इसकी एनर्जी इस वजह से आपके पास ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड है, जब यहाँ पे आपके पास ये पार्शियली फिल्ड है, तो इस वजह से इसमें ये इरेगुलरिटीज आ रही है। फिर सेकंड अगर हम इस पे देख लें फास्फोरस और जो सल्फर है आपके पास, तो फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देख लो तो यहाँ पे 3s2 और 3p3, और सल्फर का आपके पास है 3s2 और 3p4। तो यहाँ पे अगर हम s ऑर्बिटल को देख लें तो ये भी कंप्लीटली फिट है और यहाँ पे भी कंप्लीटली फिट है,
लेकिन p ऑर्बिटल को अगर देखें तो p ऑर्बिटल में आपके पास 3d जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपके पास px, py और pz होते हैं। तो इसमें आपके पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस कि यहाँ पे आपके पास ये हाफ फिल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू अफो प्रिंसिपल जो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और जो आपके पास हाफ फिल्ड होते हैं, तो दीज आर स्टेबल एलिमेंट्स, दीज आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम फास्फोरस को देखें तो ये हाफ फिल्ड है, और फिर यहाँ पे सल्फर को अगर देखते हैं तो ये आपके पास पार्शियली फिल्ड है। तो ये इसमें जो है अकॉर्डिंग टू अफो प्रिंसिपल फास्फोरस इज स्टेबल एज कंपेयर्ड टू सल्फर, सो दैट इज व्हाई इट्स एनर्जी इज मोर एज कंपेयर्ड टू द सल्फर। तो ये फास्फोरस की एनर्जी इसलिए ज्यादा है और सल्फर की आपके पास कम है। तो ये दो आपके पास जो इरेगुलरिटीज थे तो इसके रीजन जो थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अभी जो तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें हम ये पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि आपके पास एक एटम की एक ऐसी सलाहियत जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता हो, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अगर हम देख लें, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि उनका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन आपके पास कम होती है। तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से दे आर अनएबल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ अक्रॉस द पीरियड जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो आपके पास इंक्रीज होगी। जब आप लोग ये सोडियम को जिस तरह के ग्राफ बने हुए, सोडियम का अगर हम देख लें तो 0.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इतनी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मैग्नीशियम की आपके पास 1.31 है, एल्यूमिनियम की आपके पास 1.81। तो ये एक रेगुलर पैटर्न पे जो तो आपके पास ये अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अभी हम इसमें पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है आपके पास, तो उसमें आपके पास ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और आर्गन, ये आपके पास एलिमेंट्स है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों आपके पास मेटल्स हैं। तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, ठीक है। फिर जब आप लोग ये सिलिकॉन को देखते हैं तो दिस इज सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपके पास मेटलाइट्स है और मेटलाइट्स जो आपके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरफ आपके पास जो तो एक्ट कर सकते हो, तो दीज आर मेटलाइट्स। फिर जो आपके पास फास्फोरस और आर्गन है तो दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स जो तो आपके पास ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है आपके पास, ठीक है। यार सिंपल आप लोग इसे नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। और नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता। तो इस वजह से आपके पास जब मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो इस वजह से जो है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये नहीं हो सकेगी। इसके बाद अगर आपके पास ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी आपके पास जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मेल्टिंग और पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में अप एंड डाउन जो तो आपके पास आते हैं, इरेगुलरिटीज इसमें आती है। नेक्स्ट आपके पास इसमें रिएक्शन हम इसके पढ़ते हैं। तो रिएक्शन में आपके पास रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद वाटर, कि पीरियड 3 के एलिमेंट्स ये वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं। सोडियम आपको पता है कि आपके पास ये एक एक्सक्लूसिव मटेरियल है, एक एक्सक्लूसिव मेटल है। जब हम इसमें पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से तो कभी कभार इसमें फायर भी तो आपके पास ये हो सकती है, फायर जल सकती है आपके पास। क्यों? इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस, क्योंकि हाइड्रोजन गैसेस आपके पास वहाँ पे पैदा होते हैं और उसकी वजह से आपके पास कुछ ना कुछ आग भी लग सकती है, इनफ्लेमेबल है, which can the fire easily. So when we drop the sodium in the water, then it will form the sodium hydroxide and hydrogen gases are liberated. यहाँ पे सिर्फ ये एक रिएक्शन मैंने अनबैलेंस लिखा हुआ था कि आपको हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, वो टेक्निक भी थोड़ा सा आपको सिखा दूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोडियम यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही मोल है, यहाँ पे भी आपके पास सोडियम 1 मोल है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास ये 2 एटम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, लेकिन एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे भी है।
अभी हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन तो पहले से, सिर्फ हाइड्रोजन का मसला है। सो हाउ वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम ये 3 देख लें तो इसको अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये 3 ये नहीं आ सकता, क्योंकि 3 आपके पास एक ऑड नंबर है। तो अगर हम इसे इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो देन वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इजीली। तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो 2 पुट करने से हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ये हो गए हैं और 2 ये, तो 2 + 2 = 4। तो हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 4 हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 2 हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 पुट कर ले तो हाइड्रोजन आपके पास क्या हो जाएंगे 4। लेकिन अगर हम साथ में देख लें तो ऑक्सीजन आपके पास ये 2 एज अ होल कंपाउंड जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी 2 है। लेकिन सोडियम यहाँ पे आपके पास 2 हो चुके हैं और यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 प्लेस कर देते हैं। तो यह भी आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम उसे कहते हैं जो आपके पास अनबैलेंस इक्वेशन हो और यह आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हम प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, व्हेन 2 moles of sodium is reacted with 2 moles of water then it will form 2 moles of sodium hydroxide and 1 mole of hydrogen gases। तो यह आपके पास एक कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन गैसेस के बनने की वजह से आपके पास जो ये सोडियम कभी कभार इसमें जो आपके पास ये आग भी लग सकती है और इसमें मतलब ये थोड़े से एक्सप्लोसिव होते हैं, तो इसे हम इसे स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। दूसरा, हम जब सोडियम को प्रिजर्व करते हैं तो इसको हम केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करते हैं। ये इस वजह से प्रिजर्व करते हैं क्योंकि अगर हम इसको अपने एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर लेते हैं थ्रू एनवायरनमेंट या जो एटमॉस्फेयर है आपके पास, तो इसमें मॉइस्चर होता है और इस मॉइस्चर की वजह से वो कभी कभार वहाँ पे भी रिएक्शन कर सकता है। तो अगर हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसको हमने केरोसिन ऑयल में जो ये रखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन फिर अगर हम इसमें देख लें तो मैग्नीशियम को जब हम कोल्ड वाटर में इसका रिएक्शन कराते हैं तो कोल्ड वाटर में आपके पास एक तरह का रिएक्शन होता है और जब हम स्टीम लेते हैं या हॉट वाटर लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन इसका चेंज होता है। तो यहाँ पे जब हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस हाइड्रोजन गैसेस जो तो आपके पास बन रहे होते हैं। अभी आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम लिख रहे थे तो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ एक ही प्लेस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने 2 प्लेस किए हुए हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम को अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +1 है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास जो ये -1, तो ये +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ये आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम पे आपके पास जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल का -1, तो 2 का हमने एक अगर हम इसके साथ प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर हम इस वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो इसी -2 के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो जब आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे देन द मैग्नीशियम विल बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास ये बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैसेस ये भी आपके पास लिबरेट हो जाते हैं। फिर अगर हम इसको स्टीम के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो स्टीम में आपके पास क्या होगा, जब हम मैग्नीशियम के रेबल को या मैग्नीशियम के जो आपके पास एक फॉइल होगा, जब हम इसको स्टीम के साथ एक्सपोज करते हैं तो वहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में जो आपके पास हाइड्रोजन गैसेस ये आपके पास बनते हैं। यहाँ भी सेम वही सीन है आपके पास कि यहाँ पे मैग्नीशियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का आपके पास -2। तो ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, ये सेटिस्फाइड है, इनकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ये मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 2 तरह के रिएक्शन है कि व्हेन मैग्नीशियम is exposed with the cold water then it will form the magnesium hydroxide and the hydrogen gases are liberated, and if we expose the magnesium with the steam then it will form the magnesium oxide and hydrogen gases। तो आप लोगों ने इसमें रिएक्शन का मीडियम देखना होता है कि रिएक्शन मीडियम आपके पास कौन सा है, कोल्ड वाटर है या स्टीम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन देन यू विल डिसाइड दैट व्हिच वन प्रोडक्ट विल बी फाउंड। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट फिर हम इसमें अगर देख लें जो एल्यूमिनियम है आपके पास, तो एल्यूमिनियम को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं और इसको जब हम स्टीम के साथ एक्सपोज कर लेते हैं
तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और वाटर को जब हम मिक्सअप करते हैं इसके स्टीम में जो आपके पास वाटर वेपर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैसेज जो होती है ये बनते हैं। यहाँ पे अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि आपके पास Al2O3 हमने जो है ये प्लेस करना है। तो सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है। तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होता है +3। तो इस +3 को अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन गैसेस ये तो निकल चुके हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन और एक एल्यूमिनियम। अगर हम जस्ट यहाँ पे ये प्लेस कर लेते हैं ALO, ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे आपके पास +3 होगा, ऑक्सीजन का आपके पास -2, तो ये आपके पास जो तो अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर इवन नंबर पे जाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम में अगर हम यहाँ पे 2 एटम्स जो तो इसके ले लें तो ये आपके पास +3 से क्या हो जाएगा +6। तो +6 ये आपके पास एक इवन नंबर है। तो इसको अभी यहाँ पे सेटिस्फाइड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 एटम्स इसके ले लेते हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे आपके पास फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज -6। तो ये +6 और -6 ये आपके पास कैंसिल आउट होकर आपके पास ये दोबारा न्यूट्रल हो सकते हैं। अभी हमने मतलब ये कंपाउंड तो बना दिया है, लेकिन अभी हम अपने रिएक्शन को देखते हैं कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे पास 1 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 1 है हमारे पास और बन रहे हैं आपके पास 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज इस 3 को बैलेंस करेंगे सबसे पहले, तो इसको हमने इवन नंबर में ट्रांसफर करना होगा। तो जब हम यहाँ पे 2 प्लेस कर लेते हैं तो 2 3 6 आपके पास आ जाएगा, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर हम 6 प्लेस कर लेते हैं तो 6 1 6 आपके पास ऑक्सीजन जो है ये बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपके पास 6 2 12। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं 6 को प्लेस कर लेते हैं, तो ये 6 2 12 आपके पास जो है ये भी बैलेंस हो जाएगा। अभी बात बन गई, अब बात रह गई है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का आपके पास ये 2 2 4, तो मतलब यहाँ पे 4 एटम्स है आपके पास, जबकि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स में सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या प्लेस कर लेंगे 4, तो आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बन जाएगा। तो इसको हम फिर किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे कि व्हेन 4 moles of aluminium is reacted with 6 moles of water steam, then it will form 2 moles of aluminium oxide and 6 moles of hydrogen gases। तो ये जो आपके पास रिएक्शंस है पीरियड 3 एलिमेंट्स के, इसके अलावा और भी हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही हैं, तो वो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लो। इसके बाद जो तो आपके पास ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में अगर हम देख लें तो इसमें सोडियम और ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन के आपके पास जो ये 3 तरह के ऑक्साइड्स जो तो बन सकते हैं। एक जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा तो ये आपके पास कौन से ऑक्साइड्स होंगे, नॉर्मल ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास -1 होता है, सो दिस इज पेरोक्साइड। इसको हम क्या क्या कहते हैं, पेरोक्साइड्स कहते हैं। अगर इसका -1/2 हो जाए तो फिर आपके पास वो सुपर ऑक्साइड होंगे। तो ये 3 तरह के ऑक्साइड्स ऑक्सीजन बना सकता है, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे अगर हम सोडियम को देखते हैं तो सोडियम के आपके पास 2 तरह के ऑक्साइड्स जो ये बन सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स कि व्हेन 4 moles of sodium is reacted with 1 mole of oxygen, then it will form 2 moles of sodium oxide। इसके जो तो आपके पास ये 2 moles of sodium के ये नॉर्मल ऑक्साइड्स जो ये बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, यहाँ पे अगर हम सोडियम को देखते हैं तो एक सोडियम पे आपके पास ये +1 चार्ज होता है, तो 2 का आपके पास क्या आ जाएगा +2। तो फिर यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए -2, तो तभी आपके पास जो है ये न्यूट्रल होकर कैंसिल होकर जो आपके पास ये न्यूट्रल हो सकेंगे। तो जब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ये कौन से ऑक्साइड्स होंगे, नॉर्मल ऑक्साइड्स। अभी अगर हम पेरोक्साइड्स को देखते हैं कि when 2 moles of sodium is reacted with 1 mole of oxygen, then it will form 1 mole of sodium peroxide। तो सोडियम पेरोक्साइड का एक मोल बनेगा किस तरह से, यहाँ पे एक सोडियम पे आपके पास +1 होता है तो 2 पे आपके पास ये +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक ऑक्सीजन पे -1 जब हो तो यहाँ पे 2 पे आपके पास -2 आ जाएगा। तो आपको बता दिया था कि जब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो यहाँ पे पास कौन से ऑक्साइड्स होंगे, पेरोक्साइड्स। तो सोडियम के आपके पास 2 पॉसिबल ऑक्साइड्स हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा आपके पास इसमें पेरोक्साइड्स। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास ये पॉसिबिलिटीज हैं और वो दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट पर इसमें आपके पास आ जाते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 moles ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये बनते हैं। तो
तो ये इसके ऑक्साइड्स हैं, जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो इसमें आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बनते हैं और पर ऑक्साइड्स भी। लेकिन थर्ड पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड सिर्फ सोडियम के लिए पॉसिबल है, बाकी औरों के लिए जो आपके पास मैग्नीशियम है या फास्फोरस वगैरह तो इनके लिए जो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपके पास ये मैग्नीशियम का हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम इसी तरह फास्फोरस और ऑक्सीजन एक रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आपके पास एक P4O6 ये आपके पास बनता है, और दूसरा भी फास्फोरस और ऑक्सीजन का अगर हम देख लें तो P4O10 ये हमारे पास बनता है। तो इसका फिर अभी मतलब क्या सीन है कि यहाँ पे आपके पास ये P4O6 और P4O10 ये आपके पास बन रहा है। तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे फास्फोरस जो है आपके पास, तो इसमें एक ऑक्सीजन का आपको पता है कि नॉर्मल ऑक्साइड से इसका -2 चार्ज होता है, तो 6 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा -12। तो अभी यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे अभी आपके पास ये एक फास्फोरस के लिए अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाए तो 4 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा +12। तो ये आपके पास दोबारा सेटिस्फाइड होकर आपके पास ये न्यूट्रल कंपाउंड ये बन जाएंगे। अभी इसके जो ऑक्साइड्स हैं तो इनके लिए नाम हम किस तरह लिखते हैं, फास्फोरस 3, ये पैरेंथेसिस में आप लोगों ने रोमन्स में लिखते हैं कि फास्फोरस 3 ऑक्साइड, ठीक। और ये पैरेंथेसिस जो है तो इसमें जो रोमन्स में हम लिखते हैं तो इट इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम जो है आपके पास, तो इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ये बताते हैं, ये आपके पास नाम मेटल है। फिर नेक्स्ट जब हम P4O10 देखते हैं तो एक ऑक्सीजन का वही आपके पास -2, 10 का आपके पास क्या आ जाएगा -20। तो अभी यहाँ पे एक फास्फोरस पे आपके पास ये तो +5 हो जाएगा, तो 4 का आपके पास बन जाएगा +20। तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास फास्फोरस है तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है +5, तो इसका नाम जब हम लिखेंगे तो फास्फोरस, फिर पैरेंथेसिस में रोमन्स में आप लोगों ने 5 ऑक्साइड, तो फास्फोरस 5 ऑक्साइड P4O10, फास्फोरस 3 ऑक्साइड P4O6। तो इसके पैरेंथेसिस में जो हम लोग इसके जो रोमन्स में लिखते हैं तो इट इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, कि इस सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कौन सा होगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक जो तो आपके पास फास्फोरस 3, दूसरा आपके पास फास्फोरस 5। तो इन दोनों के ऑक्साइड जो तो आपके पास इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसमें आ जाता है रिएक्शन विद क्लोरीन, कि इसमें थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं तो वो क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लें, जब हम सोडियम को क्लोरीन के साथ ट्रीट कर लेते हैं तो आपके पास सोडियम क्लोराइड जो है ये बन जाता है। When 2 moles of sodium is reacted with 1 mole of chlorine, then it will form 2 moles of sodium chloride, 2 NaCl। सेम इसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये 1 mole of magnesium when reacted with 1 mole of chlorine molecule, then it will form magnesium chloride MgCl2। और सेम वही आपके पास जो पहले बता दिया था कि इसमें यहाँ पे हमने एक क्लोरीन लिखा हुआ है और यहाँ पे दो, ये क्यों लिखे हुए हैं, बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट which is +2 and its oxidation state is +1। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो it can satisfied with -1, so we need one chlorine atom which is bonded with this sodium and it will form the sodium chloride। और यहाँ पे आपके पास ये MgCl2 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 है, तो for its satisfaction we need -2, so that is why we have to place Cl2। तो यहाँ पे आप लोगों ने Cl2 जो है प्लेस करना होगा तो तभी जाकर आपके पास ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बन सकेगा। सेम इसी तरह जब हम एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ये आपके पास इसमें बनते हैं। तो ये 2 moles of aluminium chloride, so it's mean when 2 moles of aluminium is reacted with 3 moles of chlorine then it will form 2 moles of aluminium chloride। तो ये सारे आपके पास साल्ट से क्लोरीन के रिएक्शंस हैं। अभी हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, इसके बाद जो आपके पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स ये अभी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें आपके पास ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। तो ये जिस तरह से पहले भी आप लोगों ने याद किया होगा कि हाय लेला ने की रब से फरियाद, ठीक है, हाय लेला ने की रब से फरियाद, तो मतलब वही आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम ये कुछ निमोनिक्स होते हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसको मेमोराइज करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी हम इसमें देखते हैं, जिस तरह आपके पास ये फर्स्ट पेपर आपके पास हाइड्रोजन है
जिसके एटॉमिक नंबर आपके पास है 1, तो इसकी कन्फिग्रेशन आपके पास आ जाएगी 1s1। सेम यहाँ पे अगर हम लिथियम का देख लेते हैं तो ये 1s2, फिर आपके पास 2s1, सोडियम का आपके पास ये 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। फिर पोटेशियम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर आपके पास ये 3p6 और फिर आपके पास 4s1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोटेशियम का आपके पास जो डी ऑर्बिटल ये भी आपके पास प्रेजेंट है। थर्ड शेल में हमारे पास डी ऑर्बिटल ये भी प्रेजेंट है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन हम 4 शेल में चले जाते हैं, लेकिन उसी 3d में हम जो तो इसे प्लेस नहीं करते। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल की एनर्जी आपके पास कम है एज कम्पेयर टू डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब 4s की एनर्जी आपके पास कम होगी 3d से, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने फिलिंग उसमें करनी होती है जहाँ पे आपके पास एनर्जीज कम हो। और ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 3 रूल्स जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के थे तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, जिसमें आपके पास अबवा प्रिंसिपल था, इसके अलावा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, तो उसके मुताबिक जो तो हम इसकी फिलिंग जो तो ये करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए सेकंड बात अगर आप लोग इसमें देख लें तो इसके लास्ट शेल में जो तो आपके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन जो तो आपके पास ये खत्म हुआ है, ठीक है। सेम इसी द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, इन सब के जो तो आपके पास ये s1 पे ही आपके पास ये खत्म होते हैं। तो इस इंडिकेट्स द s ग्रुप एलिमेंट्स, और ये 1 हमें क्या इंडिकेशन देते हैं कि इसके आखिरी शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ग्रुप, कि ये जो तो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, तो इसलिए हमारे पास ये 1 पे सारे खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट पर हम इसमें आ जाते हैं, अच्छा नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है इसमें ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जिस तरह हमने पहले इसमें पढ़ लिया था, आपको बता दिया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वहाँ पे आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। रीजन क्या है आपके पास, वो रीजन भी आपको बता दिए थे कि एक जो थे इसमें एटॉमिक साइज जो इंक्रीज हो रहा है तो बिकॉज ऑफ द कंसेक्यूटिव या सक्सेसिवली एडिशन ऑफ द शेल। जब इसमें हम सक्सेसिवली क्या कर रहे हैं, शेल्स को एडिशन इसकी करा रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे एटॉमिक रेडियस आपके पास ज़्यादा होगा। सेकंड जो तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज जो तो आपके पास क्या होगा, जब कम होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जब इसमें ज़्यादा होगी तो उस वजह से भी आपके पास एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होगा। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो लिथियम का यहाँ पे जो आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक ही यूनिट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, आर्मस्ट्रॉन्ग इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे आपके पास ये लिथियम का 1.55 आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर सोडियम का आपके पास में 1.90, फिर पोटेशियम का 2.35, रुबिडियम का 2.48 और सीजियम का आपके पास 2.67। तो ये आपके पास कंसेक्यूटिवली व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन व्हिच इज, आपके पास ये तो कौन से हैं, एक जो तो आपके पास वही सेम इनका जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है तो वो आपके पास डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज होता है, सो दैट इज व्हाई इट्स एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस। नेक्स्ट फिर आपके पास इसमें आ जाता है ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी एज वी हैव डिफाइंड इन प्रीवियस, अच्छा इसको जो तो हमने डिफाइन कर भी लिया था। फिर यहाँ पे अगर हम देख लें कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास जो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होने की वजह क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज आपके पास इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन आपके पास कम हो रही है। तो इफ लेस एनर्जी इज गिवन टू दिस एलिमेंट सो दे कैन इजीली एलिमिनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी इनको दे देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो तो आपके पास ये इजीली रिमूव हो सकते हैं। जैसे अगर हम लिथियम का देखते हैं तो यह 5.4 है, फिर आपके पास ये 5.1 सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए 4.3, रुबिडियम के लिए 4.2 और सीजियम के लिए 3.9। तो ये कंसेक्यूटिवली आपके पास जो ये डिक्रीज हो रहे हैं और रीजन आपको बता दिए। तो सबसे ज़्यादा आपके पास लिथियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो 5.4 है और सबसे कम आपके पास जो सीजियम का है 3.9। तो मतलब ये हुआ कि जितना आपके पास एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही आपके पास ये आपके पास क्या होगी, ये कम होगी। जितना एटॉमिक साइज आपके पास कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। वी नीड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अच्छा नेक्स्ट पर हम इसमें पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ये डिक्रीज होगी और वही रीज़न है आपके पास कि एटॉमिक साइज आपके पास इसमें इंक्रीज हो रहा है,
अट्रैक्शन आपके पास कम हो रही है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो आपके पास डिक्रीज होगी। जिस तरह अगर हम लिथियम का देखें तो ये आपके पास 1.0 है, फिर सोडियम का 0.9, पोटेशियम का 0.8, रुबिडियम का 0.8 और सीजियम का आपके पास 0.7। सबसे कम जो तो आपके पास इसमें सीजियम का है जो आपके पास 0.7 है, और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो आपके पास फ्लोरीन की है जो है आपके पास 4.0। मतलब ये याद रखिए, कभी कभार डिकेड वगैरह में आपके पास आ सकते हैं। तो सबसे कम आपके पास 0.7 और सबसे ज्यादा आपके पास फ्लोरीन का विच इज 4.0। नेक्स्ट पर इसमें हम ट्रेंड पढ़ते हैं, ट्रेंड्स इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसमें जो आपके पास क्या होता है, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपके पास ये डिक्रीज होता है। जिस तरह अगर आप लोग इसमें देख रहे हैं, जिस तरह आपके पास ये लिथियम है तो इसका 1330 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम का आपके पास 892, फिर आपके पास जो पोटेशियम का 760, रुबिडियम का 688, सीजियम का आपके पास 670। तो ये कंसेक्यूटिवली हमारे पास ये डिक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज इस वजह से हो रही है क्योंकि इनके एटॉमिक साइज आपके पास ज्यादा हो रहे हैं, इनके अट्रैक्शन आपके पास कम हो रही है, तो इस वजह से वी कैन इजीली ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन दीज देम। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है आपके पास, तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम देख लें तो ये 1085, फिर सोडियम का आपके पास है तो 97.8, 63.7 पोटेशियम के लिए, रुबिडियम के लिए 38.9 और सीजियम के लिए आपके पास 28.7। तो ये भी कंसेक्यूटिवली हमारे पास क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाते हैं ट्रेंड्स इन डेंसिटी। तो डेंसिटी में जो आपके पास ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके लिए जो आपके पास ये इसका यूनिट है, क्योंकि जब हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्राम है और वॉल्यूम के लिए आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए आपके पास डेंसिटी का जो यूनिट होगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिथियम के लिए अगर हम देख लें तो 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सोडियम के लिए आपके पास 0.972, पोटेशियम के लिए 0.86, रुबिडियम के लिए 1.53 और सीजियम के लिए 1.903। यहाँ पे अगर हम देख लें तो इन दो एलिमेंट्स में आपके पास जो ये इरेगुलरिटी आपके पास आ रही है। होने ये चाहिए था कि सोडियम का आपके पास ये 0.972 है, तो अगर ये इंक्रीजिंग पे जा रहे हैं तो ये आपके पास ये डिक्रीज पे क्यों हो रहा है, 0.97 से 0.86 पे क्यों चला गया है, और यहाँ पे फिर आपके पास ये इंक्रीज हो रहा है, फिर ये आपके पास और भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये बाकी रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोडियम और पोटेशियम में आपके पास ये फ्लक्चुएशन या इरेगुलरिटीज इसमें आ रही है। तो इसका आपके पास तो आंसर क्या हो सकता है कि यहाँ पे पोटेशियम को अगर हम देख लें तो पोटेशियम का जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास जो 3s2, उसके बाद जो 3p6 और फिर आपके पास ये 4s1 में चले जाता है। मींस कि यहाँ पे आपके पास 3d ऑर्बिटल ये भी इसमें प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल भी आपके पास ये थर्ड शेप में मौजूद है। तो जब आपके पास d ऑर्बिटल भी अगर इसके साथ कंसीडर कर लिया जाए तो इसका वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम आपके पास ज्यादा हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम इन दोनों के दरमियान आपके पास जो इनवर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो देन द डेंसिटी बिकम्स डिक्रीजेस। और यहाँ पे अगर हम सोडियम को देख लेते हैं तो इसका आपके पास 3s1 है सिर्फ, और 3 में जो तो आपके पास इसके ये 4 ऑर्बिटल में जो तो ये नहीं चल रहे, 4 शेल में नहीं चल रहे, तो इस वजह से इनकी जो डेंसिटी है तो ये आपके पास जो ये वॉल्यूम इसका कम है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम इसका कम होगा तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी डेंसिटी आपके पास ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी आपके पास अगर कम है तो इसका मेन रीजन यही है क्योंकि इसका वॉल्यूम आपके पास ये इंक्रीज हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द डी ऑर्बिटल। इस वजह से हमारे पास इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, नेक्स्ट पर हम इसमें पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपके पास जो आ जाता है इसमें रिएक्शन विद वाटर, कि ये वाटर के साथ रिएक्शन किस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, जब आपके पास एक मेटल M represents the metal of this group 1 elements, यहाँ पे आपके पास पता है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन जो तो इससे आपके पास ये जो तो लूज कर सकता है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो जाएगा तो इट कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज के टाइम जो तो इसमें बन जाएगा। जब हम वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड कर लेते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें
हमने आपसे जो निकाल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन जो वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, तो वाटर के साथ ऐड करने की वजह से यहाँ पे आपके पास हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये आपके पास बनेंगे। इफ यू नीड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देन यू शुड हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ऐड कर लेते हैं तो फिर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 से हाफ करके हमने 1 लिख दिया है, तो इसलिए आपके पास 1 का हाफ आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैसेस विद द एलिमिनेशन ऑफ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आपके पास ये निकल जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसका नेट रिजल्ट देख लेते हैं, नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन में ये है कि आपके पास जो M पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये दोनों आपके पास ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट होकर आपके पास जो इसमें ये एक मेटल रिएक्टेंट साइड पे देख लें और साथ में जो ये वाटर हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट केस में हमारे पास ये मेटल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये मिलकर आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। तो ये आपके पास एक नेट रिएक्शन है। फिर जब हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं तो ऑक्सीजन में आपके पास जो वही जो इससे पहले आपको बता दिया था कि इसमें हमारे पास 3 तरह के ऑक्साइड्स पॉसिबल हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो ये तीनों ऑक्साइड्स अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपके पास अगर ये लिथियम को देखा जाए, व्हेन 4 मोल्स ऑफ लिथियम इज रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ लिथियम ऑक्साइड। तो ये लिथियम ऑक्साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स आपके पास बन सकते हैं। एक ऑक्सीजन का आपके पास -2 हो जाएगा, यहाँ पे एक लिथियम का आपको पता है कि 1+1 और 2 का आपके पास जो है 1+2, तो मतलब ये लिथियम के नॉर्मल ऑक्साइड्स ये बन जाएंगे। अभी सवाल ये है कि ये परऑक्साइड क्यों नहीं बना सकते? तो परऑक्साइड इस वजह से नहीं बना सकते क्योंकि लिथियम का एटॉमिक साइज ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। जब एटॉमिक साइज इसका स्मॉल होगा तो इट कैन नॉट बेयर द 2 ऑक्सीजन एटम, इसमें जो है 2 ऑक्सीजन एटम को बेयर नहीं कर सकते, ये जो तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, उसके साथ जो बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके एटॉमिक साइज आपके पास कम है। तो इस वजह से इट कैन ओनली बॉन्डेड विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल ऑक्साइड्स इसके बनेंगे। सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास सोडियम का है, तो यह अगर हम देख लें इसमें कि 1 4 moles of sodium is reacted with 1 mole of oxygen then it will form 2 moles of sodium oxide। तो ये आपके पास क्या है, ये नॉर्मल ऑक्साइड होंगे। अगर हम देखें तो एक सोडियम का -2, एक सोडियम पे आप एक ऑक्सीजन का -2, फिर सोडियम पे आपके पास +1 और 2 का आपके पास ये +2, तो -2 जो तो आपके पास किसके लिए है, नॉर्मल ऑक्साइड्स के लिए। सेकंड केस अगर हम इसमें देखें when 2 moles of sodium is reacted with 1 mole of oxygen then it will form sodium peroxide। सोडियम पेरोक्साइड इस पे बनेगा क्योंकि इसमें एक सोडियम का आपके पास +1 है तो 2 का आपके पास +2 होगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का आपके पास क्या होना चाहिए, -1, तो तभी जाकर आपके पास ये -2 होगा। तो इसमें अगर हम देख लें तो -1 आपके पास किसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, पेरोक्साइड के लिए। तो इस वजह से जब हम इसका नाम देते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड इसके लिए लिखते हैं। तो इसके नाम जो इसके जो नेम्स होते हैं तो दीज आर असाइन्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनके नाम हमारे पास ये असाइन होते हैं। इसके पेरोक्साइड्स बन सकते हैं लेकिन सुपर ऑक्साइड्स ये नहीं बन सकते। वही सेम रीजन है कि इसके जो एटॉमिक साइज है तो वो इतना आपके पास एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है कि ये आपके पास सुपर ऑक्साइड्स भी बना सके। 3 ऑक्सीजन को जो ये टॉलरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट फिर आपके पास इसमें पोटेशियम और ऑक्सीजन, इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये K2O2 जो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स है तो ये बनेंगे नॉर्मल ऑक्साइड नहीं, सॉरी, आपके पास जो पेरोक्साइड्स बनेंगे क्योंकि एक सोडियम का आपके पास जो +1 तो 2 का आपके पास जो इसमें +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का आपके पास -1 और 2 का आपके पास -2, तो मींस कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास ये पेरोक्साइड्स जो ये बना रहे। यहाँ पोटेशियम का अगर हम थर्ड केस देखें तो पोटेशियम और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो ये आपके पास बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक पोटेशियम का आपके पास +1 टू सैटिस्फाई दिस ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव टू इट्स -1। तो इसमें आपके पास अगर हम -1/2 ले लेते हैं तो -1/2 और फिर एक का -1/2 तो दूसरे का भी आपके पास -1/2, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो आखिर में फाइनली आपके पास इसका -1 आ जाएगा। तो मींस कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -1/2 है, तो जब -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ये कौन सा ऑक्साइड होंगे, सुपर ऑक्साइड। तो इसके लिए फिर हम नाम किस तरह देंगे, पोटेशियम
सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और ये नाम हमने क्यों सुपर ऑक्साइड लगाया है? बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल नॉर्मल ऑक्साइड्स, मेटल नॉर्मल ऑक्साइड्स, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे एक मेटल पे आपके पास +1, एक्स इंडिकेट्स द मेटल, और यहाँ पे दो आपके पास एटम्स है तो यहाँ पे आपके पास +2 हो जाएगा। तो +2 और -2 इट्स मीन कि आपके पास क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड्स है। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स को जब भी आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड आपके पास बनेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप लोग सोडियम डाल देते हैं Na2O प्लस वाटर, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे पेरोक्साइड्स ले लेते हैं, यहाँ पे एक मेटल का आपके पास +1, दो का आपके पास +2, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -1 तो दो का आपके पास -2। तो यहाँ पे जब हम पेरोक्साइड्स ले लेते हैं तो वन मेटल पेरोक्साइड इज रिएक्टेड विद वाटर, देन इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो साथ में आपके पास ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो थी ये भी आपके पास बनेगी। फिर जब हम यहाँ पे सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं जिसमें आपके पास ये +1 इसका -1/2, वही सेम तरीका है जो आपको पहले बता दिया है। तो ये मेटल सुपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर देन इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। तो ये आपके पास जो इसके जनरल रिएक्शंस हैं, इसके अलावा भी आप लोग कोई से मेटल वगैरह जो इसमें डालकर जो इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पर हमारे पास आ जाती है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट एसिड। अगर हम इसमें डाइल्यूट एसिड ये ले लेते हैं तो उसमें आपके पास रिएक्शन जो है किस तरह से होंगी? जैसे अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटल नॉर्मल ऑक्साइड, व्हेन इट इज ट्रीटेड और रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपके पास किस फॉर्म में होगा? डाइल्यूट फॉर्म में, तो देन इट विल फॉर्म मेटल क्लोराइड और साथ में जो तो वाटर आपके पास एलिमिनेट होगा। अगर हम इसमें मेटल सुपर ऑक्साइड, मेटल पेरोक्साइड अगर हम इसमें डाल देते हैं, या आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड या आपके पास पेरोक्साइड, मेटल पेरोक्साइड को अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ डाल देते हैं तो देन इट विल फॉर्म जो आपके पास ये मेटल क्लोराइड है, लेट्स सपोज NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, रुबिडियम क्लोराइड, और साथ में जो आपके पास ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये आपके पास बनेंगे। सेम यहाँ पे थर्ड रिएक्शन जो आपके पास सुपर ऑक्साइड वाला है, तो सुपर ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मेटल क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये आपके पास बनेंगे। तो ये बात आप लोग याद रखें कि नॉर्मल ऑक्साइड में सिर्फ हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स जो ये बनते हैं, पेरोक्साइड्स में हमारे पास हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे पेरोक्साइड जो ये भी बनेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर सुपर ऑक्साइड्स में हमारे पास हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये आपके पास बनेंगे। सेम यहाँ पे ये चीज है आपके पास कि जब हम नॉर्मल ऑक्साइड को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो सिर्फ वाटर आपके पास बनता है। जब पेरोक्साइड को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और जब सुपर ऑक्साइड को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो ये भी आपके पास बनेगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो हम और जो आपके पास रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।